प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं संजय मौर्य इस YouTube चैनल संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रविष्का का, और इस समय इसके अंतर्गत कारक विचार का अध्ययन चल रहा है। और अच्छी बात यह है कि आप लोगों को यह कारक प्रकरण अच्छे से समझ में भी आ रहा है, क्योंकि मैं आप लोगों को कमेंट्स हमेशा पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, जिससे यह पता चलता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है मित्रों, जब आप लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं कि सर आज मुझे पहली बार कारक अच्छी से समझ में आया है, सर आप बहुत अच्छे से समझाते हैं, है ना, आपकी टीचिंग बहुत अच्छी है। और जब आप लोग इस और दुआ भी करते रहते हैं आप लोग हमारे लिए, तो इन सब कमेंट्सों को पढ़ करके मित्रों में एकदम इतनी अंदर से प्रसन्नता होती है कि मैं उसे आपको शब्दों में नहीं बता सकता। बस यूं समझ लीजिए कि शायद मैं आप लोगों से अगर लाखों रुपए फीस ले लेता, शुल्क ले लेता, तो भी मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि आप लोगों के इस प्रशंसात्मक कमेंट्स से होती है। ठीक, और उसी से मित्रों हमारे अंदर इतने एनर्जी और ऊर्जा का संचार होता है कि मैं दिन भर कॉलेज से थके आने के बाद भी आप लोगों के कक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। थकान होने पर भी मुझे तुरंत आप लोगों के वो सब कमेंट्स और आप लोगों की मेरे प्रति स्नेह प्रेम याद आता है, और मैं तुरंत फिर आप लोगों के कक्षा के लिए लग जाता हूँ। तो चलिए ठीक है, यह मेरे अंदर भावनाओं की जो बातें थी मैंने आप लोगों से कही। चलिए अब आज की कक्षा का अध्ययन हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले तो यह देखते हैं कि कल कक्षा हम लोगों ने कहाँ पर समाप्त की थी। तो कल की कक्षा मित्रों हम लोग अकथितम च सूत्र का अध्ययन कर रहे थे, और इसमें हम लोगों ने यह पढ़ चुके हैं कि दुह याच पच दंड रुद्ध प्रच ची ब्रू सास जी मत मुसान, ये है ना 12 और जो है कि 16 धातुएं यह द्विकर्मक होती हैं। ठीक, और इन 16 धातुओं के भी जो गौण कर्म होता है, इन 16 धातुओं का जो गौण कर्म होता है, अर्थात जो अप्रधान कर्म होता है, उसमें अकथितम च सूत्र से, है ना, उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है ना। जब उसको हम अपादान आदि में कहने की जब हमको अविवक्षा रहती है, हम उसमें नहीं कहेंगे, तब उसकी जो है कि अकथितम च से उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। और इसके लिए हम लोगों ने कल 2 उदाहरण देख चुके हैं, दुह और याच का। और अब आज यह तीसरा उदाहरण पच का देखते हैं। और हमने आप लोगों से कहा भी है कि हम लोगों को सारे उदाहरण देखना जरूरी है, क्योंकि सभी उदाहरण में यह देखना है कि किसकी विवक्षा और अविवक्षा में यह कर्म संज्ञा हो रहा है। ठीक, यह देखने के लिए सारे उदाहरण देखने होंगे। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं आप अपने अध्ययन को। और जो पच का उदाहरण है मित्रों हम लोगों को यहाँ पर जो प्राप्त होता है वह है तंडुलान ओदनम पचति, है ना, तंडुलान ओदनम पचति। और प्रसन्नता हुई आप लोगों के, हमने कमेंट्स कल देखा, कहे कि सर हम नोट्स भी तैयार करते चल रहे हैं आपके साथ। बहुत अच्छी बात है मित्रों, अपने नोट्स से पढ़िए, आपको यहाँ स्थायी होगा, दूसरे के नोट्स को भरोसे मत रहिए। ठीक, तो देखिए तंडुलाना ओदनम पचति, ओदनम पचति। ठीक, यह देखिए है। अब इसका अच्छा हिंदी भी देखते चले हम लोग, तभी इसका समझ में बेहतर ढंग से आएगा, है ना। हिंदी क्या हो जाएगा, चावलों से भात पकाता है, चावलों से भात पकाता है, तो हम लोग लिख लेंगे भात को पकाता है। ठीक, अच्छा, हम अब लग रहा है कि हम कुछ जल्दी जल्दी बोल देते हैं। हमारे एक भाई का कमेंट्स आया था कि सर आप बहुत शीघ्रता से बोलते हैं, थोड़ा आराम से बोलिए तो समझने में हम लोगों को सरलता होगी। तो चलिए ठीक है, हम धीरे धीरे आराम से बोलते हैं। अब हम बस जानते हैं, दिमाग में चलता है कहीं आप लोगों का समय न कहीं ज़्यादा व्यतीत हो जाए। ठीक, इसलिए हम सोचते हैं जल्दी जल्दी पढ़ाएं और कम समय में ज़्यादा कंटेंट दें। ठीक, तो तंडुलान ओदनम पचति, चावलों से भात को पकाता है। ये हिंदी मित्रों हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। जब तक से इस हिंदी को नहीं समझेंगे, पकड़ेंगे ना, तो इसमें प्रधान और अप्रधान छाट नहीं पाएंगे। और हमने आप लोगों के ट्रिक कल भी बताया था, आज भी सुनिए कि अब इसमें से अप्रधान और अप्रधान क्या होगा।
कौन हो सकता है। इसको छांटने के लिए मित्रों एकदम सरल है कि देखिए चावलों से, यहाँ पर से का चिन्ह लगा है और एक है भात को, ठीक। तो को तो कर्ता ने कर्म को जिसके साथ लगा रहेगा, हिंदी में को जिसके साथ लगा रहेगा वह जो है कि प्रधान कर्म होगा। कौन सा कर्म होगा मित्रों? प्रधान कर्म कह लें और चाहे फिर हम इसको कह लें कि मुख्य कर्म। मुख्य कर्म, आगे बातें समझ में, क्योंकि इसके साथ को लगा है। बड़ा हम लोगों के साथ समस्या हो जाती है और परीक्षा में यह पूछता भी है इसमें से प्रधान कर्म कौन है, मुख्य और गौण कर्म कौन है, मुख्य कौन है, गौण कर्म कौन है। तो जब हम भात को लगा लेंगे तो कर्ता ने कर्म को चिन्ह हम लोगों को याद है। तो जब याद है यह चिन्ह तो हम स्पष्ट से लगा सकते हैं यहाँ पर कि भात को यह प्रधान कर्म हुआ। अब चाहे से, में, पर, पे, के लिए जो भी कुछ हम लोगों को इस को हट करके दिख जाए उसको समझ लीजिए कि यह क्या है, अप्रधान कर्म। क्या हो जाएगा? यह अप्रधान कर्म, अर्थात कह ले मित्रों की गौण कर्म, ठीक। यह हुआ गौण कर्म। अब हम लोगों को थोड़ी सी चर्चा का विस्तृत कर लेते हैं। अब हम लोगों को मित्रों जो ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, यही बातें ध्यान ये देनी है कि जो मुख्य कर्म होगा इसमें सदैव इसकी जो कर्म संज्ञा होगी वह किससे होगी? और जो कि कर्तु ईप्सितमम कर्म से होगी। इस मुख्य कर्म में जो भी होगा इसकी कर्म संज्ञा किससे होगी? कर्तु ईप्सितमम कर्म से। आगे बातें समझ में, कर्तु ईप्सितमम कर्म से ही सदैव इसकी कर्म संज्ञा होगी। और इसकी जो कर्म संज्ञा है, अब यह अप्रधान हुआ ना, अगौण हुआ ना, अरे गौण हुआ ना, अकथित हुआ ना। तो जब अकथित है, अविवक्षित है, इसी को हमको अपादान आदि में कहने की विवक्षा नहीं है, तो इसकी अकथितम च, इस सूत्र से इसकी कर्म संज्ञा होगी, ठीक। अकथितम च, अब आगे बातें समझ में, अकथितम च, इस सूत्र से इसकी कर्म संज्ञा होगी। अब रही बात, ये दोनों सूत्र कर्म संज्ञा करके मित्रों खाली हो जाएंगे, ठीक। इनका सिर्फ इतना ही काम है, कर्म संज्ञा कर देना। कर्म संज्ञा करके जब खाली हो गए तब यहाँ पर हम लोगों का तब सूत्र आएगा। कौन सा सूत्र आ जाएगा? कर्मणि द्वितीया। तो जब द्वितीया विभक्ति जब इसमें करने की जब बारी आएगी, यह तो सिर्फ कर्म संज्ञा करके चले गया, तो जब द्वितीया विभक्ति करने की बारी आएगी मित्रों तो यहाँ पर जो है कि कर्मणि द्वितीया से इसमें भी होगा, है ना, कर्मणि द्वितीया से इसमें भी द्वितीया विभक्ति होगी और कर्मणि द्वितीया से इसमें भी द्वितीया विभक्ति होगी, ठीक। तो यहाँ पर एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी पूछ दिया जाए कि चाहे अप्रधान में पूछे चाहे प्रधान में पूछे कि किससे द्वितीया विभक्ति हुई है, तो कर्मणि द्वितीया तुरंत धाय मन मार दीजिए। और अगर पूछ दे कि इस प्रधान की कर्म संज्ञा किससे हुई है, तो प्रधान है तो कर्तु ईप्सितमम याद आना चाहिए, और जब अप्रधान हो तो यह अकथितम च याद होना चाहिए, ठीक। हम समझ गए, आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। अब बात इसमें एक और फंस जाती है कि किसकी विवक्षा और अविवक्षा में, है ना, किसकी विवक्षा और अविवक्षा में किसकी अप्रधान कर्म हुआ है। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। तो चावलों से भात को पकाता है, तो चावल से पका रहा है मित्रों, तो कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से। तो सीधे सीधे यहाँ पर मित्रों जब हम लोगों को से दिख रहा है तो इसको किसकी अविवक्षा हो जाएगी? यहाँ पर करण की। किसकी अविवक्षा हो जाएगी? करण की अविवक्षा। अर्थात हम चाहते तो हम चावलों से भात को पकाता है तो हम यहाँ पर तृतीया का भी करण भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि हमारी अविवक्षा है, ठीक। अब अविवक्षा है तो अविवक्षा होने से कथितम च। अब चलिए अब इसमें संस्कृत वाले में चलते हैं, फिर इसको देख लेंगे। तो जब यहाँ पर चलते हैं तो हम लोग तो सीधे देख ले कि तंडुलाना ओदनम पचति, पच धातु यहाँ पर लग गई है जो कि द्विकर्मक धातु है दोहियाच पच। अब इसका हम लोगों ने सारा कार्य देख ही लिया है, भात चावल, ठीक। तो यह क्या हो गया? तंडुलाना चावल ओदनम मने भात। तो भात मित्रों यह कौन सा कर्म हो गया? मुख्य कर्म, मुख्य कर्म। और इस मुख्य कर्म में किससे हो जाएगी कर्म संज्ञा? तो कर्तु ईप्सितमम से कर्म संज्ञा, ठीक। और यह कौन हुआ? अब गौण कर्म, सारी चर्चा तो हो चुकी है, खैर, है ना।
तो यह गौण कर्म हुआ, और इस गौण कर्म में किससे हो जाएगा? अकथितम च से, तंडुलान चावल से, अकथितम च से। ठीक, अब मित्रों यहां पर आप लोगों को इसके अलावा आगे कोई प्रश्न नहीं बनता। अब जो तीसरा प्रश्न जिसके हम अविवक्षा कर रहे हैं, तो यहाँ चावलों से भात पकाता है, तो यह देखिए आपका यह तो सही है, लेकिन अगर आपकी इसमें कहने की इच्छा नहीं है ना, तो आप इसको यहां पर यह भी कह सकते हैं। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो आप इसको जो है यहां पर इसकी अगर कहने की इच्छा नहीं तो यह भी कह सकते हैं तंडुलही, है ना, तंडुलही ओदनम पचति। ठीक, यह कह सकते हैं ओदनम पचति। राइट, अब देखिए यहां पर अविवक्षित, यहां पर जब आपको अविवक्षित थी, यानी यह तृतीया है ना, अगर इस तृतीया में इस कर्ण में कहने की विवक्षा नहीं है, केवल कारक ही विवक्षित है, तब यह कर्म संज्ञा हो गई। तो यह भी आपका सही है और यह भी सही है, दोनों सही है। अब अगर मान लेते हैं आप ऐसे कोई लिखना चाहता है, ऐसे कोई बोलना चाहता है, तब इसमें विभक्तियों का प्रयोग कैसे होगा? ठीक, तब इसमें विभक्तियों का प्रयोग कैसे होगा? तो कह रहे हैं जब ओदनम, तो यही वाला सिस्टम चलेगा यहाँ पर भी, यही इसी से जो है कि कर्तुरिप्सितमम से इसकी कर्म संज्ञा, और फिर कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति। लेकिन इस तंडुलही का है, तो तंडुलही का मित्रों यहां पर किससे हो जाएगा? तो कह रहे हैं साधकतम कर्णम से कर्ण संज्ञा, किससे? साधकतम कर्णम से कर्ण संज्ञा हो जाएगी। ठीक, और यह कर्ण संज्ञा हो जाने के बाद, है ना, यह तो संज्ञा किया, अब उसके बाद कर्तृकर्णयोस, ये तृतीया से क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोगों का? तृतीया विभक्ति। ठीक, इस सूत्र से तृतीया विभक्ति, आगे बातें समझ में, तृतीया विभक्ति। राइट, तो अब यहाँ पर अगर ये आप लोगों से दे करके पूछ दे कि तंडुलही ओदनम पचति में इस तंडुल की किस सूत्र से जो है कि कर्ण संज्ञा हुई है, इसकी या इसकी कौन सी संज्ञा हुई है, किस सूत्र से संज्ञा हुई है ना, तो ऐसा ना हो कि दिमाग में बस यही आ जाए, इसलिए ध्यान रहे कि तंडुलही यहाँ पर साधकतम कर्णम से कर्ण संज्ञा हुई है, और कर्ण संज्ञा हो जाने के बाद कर्ती है ना, कर्तृकर्णयोस तृतीया से तृतीया विभक्ति हो गई। सिंपल सी बात। अब इतना मित्रों इस प्रकार से पढ़ लिए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इससे ज्यादा इसमें कुछ बचता ही नहीं है, कोई प्रश्न बनता ही नहीं है। ठीक है ना। अब जो उसमें ही बात कर रहे थे, बस एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर यह पूरा उठा करके रख करके पूछ दे कि इसमें किसकी अविवक्षा में यहाँ पर कर्म संज्ञा हुई है, तो किसकी अविवक्षा में मित्रों हो जाएगा? कर्ण की अविवक्षा में। किसके? कर्ण की अविवक्षा में, कर्ण की अविवक्षा में इसमें तृतीया हुई है। इसको एकदम महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। तो चौथा है दंड, यही है, देखते हैं हम लोग। इसका उदाहरण क्या है कि गर्गाना शतम दंडयति। ठीक, अब इसका हिंदी क्या होगा वह भी देख लेते हैं। ठीक, गर्गों से, है ना, किससे? गर्गों से 100 रुपये, है ना, 100 रुपये काया को दंड प्राप्त करता है ना, दंड को प्राप्त करता है। ठीक, आप लोग नोट ये कर लीजिएगा, इसको दंड प्राप्त करता है ना। अब देखिए यहाँ पर, अब हम लोग सबसे पहले हम लोगों का काम मित्रों यही होगा कि मुख्य और गौण ये दोनों छांटना, अर्थात प्रधान और अप्रधान छांटना। तो हमने पहले ये कह दिया कि यहाँ पर देखिए से लगा है गर्गों से, तो गर्गों से तो यह अप्रधान हो जाएगा, अप्रधान अर्थात गौण कर्म। और जब अप्रधान गौण कर्म हो जाएगा तो अकथितम च से इसकी कर्म संज्ञा और कर्मणि द्वितीया से क्या हो जाएगा यहाँ पर? द्वितीया विभक्ति। राइट, तो सीधे सीधे हम लोग यह देख लेते हैं कि गर्गान क्या हुआ हम लोगों का? अप्रधान कर्म। क्या हुआ? अप्रधान कर्म। ठीक,
और इस अप्रधान कर्म में क्या हो जाएगा, अकथितम च सूत्र से इसकी कर्म संज्ञा हो गई। अकथितम च सूत्र से इसकी कौन सी संज्ञा हो गई, कर्म संज्ञा हो गई। ठीक, अब बात आती है शतम को, तो 100 रुपये को प्राप्त करता है ना, 100 रुपये को प्राप्त करता है। तो 100 रुपये को, तो मित्रों यह क्या हो जाएगा, मुख्य कर्म। ठीक, तो यह किससे हो जाएगा, कर्तुः इप्सितमम कर्म से इसकी कर्म संज्ञा, और यह क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर पहले लिख लेते हैं कि प्रधान कर्म क्या हो जाएगा, प्रधान कर्म। ठीक, और फिर कर्तुः इप्सितमम से इसकी जो है कि कर्म संज्ञा, और कर्म संज्ञा हो जाने के बाद इन दोनों में द्वितीय विभक्ति जो होगी मित्रों, अप्रधान और प्रधान में किससे हो जाएगी, कर्मणि द्वितीया से, कर्मणि द्वितीया से, राइट हो जाएगी। अब जो यह तो रट जाएगा, यह तो अब हम समझते हैं आप लोगों को रट सा गया, लेकिन अब इसमें जो वही बातें है कि किसकी अविवक्षा में यहाँ पर इस अप्रधान की कर्म संज्ञा हो गई, अर्थात वक्ता की किसमें कहने की इच्छा नहीं है, कर्ता में कि करण में कि संप्रदान में कि अपादान में। तो देखिए गर्गों से 100 रुपये प्राप्त करता है ना, तो गर्गों से ले रहा है, तो यहाँ पर मित्रों क्या हो जाएगा, अपादान, यानी कि अपादान में हमारी कहने की इच्छा नहीं है। तो किसमें अविवक्षा है मित्रों, यहाँ पर एकदम नोट कर लीजिए, अपादान में। तो यदि परीक्षा में अपादान की अविवक्षा में, अपादान की अविवक्षा, अपादान की अविवक्षा में इसकी जो है कि कर्म संज्ञा हो गई, अर्थात विवक्षा का मतलब होता है मित्रों कहना, और अविवक्षा का मतलब होता है इच्छा नहीं रहना। ठीक, तो हमारी अपादान में इसकी इच्छा नहीं थी कहने की, इसलिए अपादान की अविवक्षा में इस गर्गान में क्या हो गया, अकथितम च सूत्र से इसकी कर्म संज्ञा हो गई। ठीक, तो ये ऐसे ही पूछा जाएगा मित्रों, उदाहरण रख करके पूछ दिया जाएगा कि यहाँ पर किसकी अविवक्षा में, अपादान की, कर्ण की, संप्रदान की, तो यह नोट कर लेना है। ठीक, अब अपादान के विवक्षा में हो जाएगा मित्रों, तो इसका क्या हो जाएगा, गर्गेभ्य, हम क्या कर सकते हैं इसको, गर्गेभ्य। ठीक, गर्गेभ्य शतम दंडयति, है ना, शतम दंडयति, यही बना। ठीक, अब यही है, अगर अब यहाँ पर देखिए अपादान है पंचमी से, अब बाकी सब तो सेम रहेगा, शतम में पूछ दिया, कोई गारंटी नहीं है मित्रों कि सिर्फ यही गर्गान शतम दंडेत से ही पूछेगा, यह गर्गेभ्य शतम दंडेत से भी पूछ सकता है कि यहाँ पर गर्गेभ्य में कौन सी विभक्ति है और किस सूत्र से हुई है। ठीक है, तो यहाँ तो हम लोग देख लेंगे यार, दंडयति यही द्विकर्मक धातु है, चलो धड़ दे मार दो, कर ध्यान नहीं देंगे, और ध्यान देंगे तो पकड़ लेंगे, लेकिन ध्यान नहीं देंगे परीक्षा में जल्दी शीघ्रता रहती है। ठीक, तो जब ध्यान से देखना हम लोगों को कि यह पंचमी है, तो पंचमी है तो मित्रों अपादाने पंचमी से इसमें पंचमी हुए, अर्थात वक्ता की इस अपादान में कहने की इच्छा है, विवक्षा है, इसलिए गर्गेभ्य शतम दंडेति कह दिया। तो बाकी का शतम में तो यह अप्रधान हुआ, कर्तुरिप्सितमम से कर्म संज्ञा, कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति शतम में, लेकिन इस गर्गेभ्य में किससे हो जाएगा, अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति। ठीक, तो इन्हीं दोनों बातों को हम लोगों मित्रों जितने आगे के उदाहरण है सब देखने हैं। ठीक, तो चलिए अब हम लोग अगला उदाहरण देखते हैं। तो अब पांचवा है रुद्ध, रुद्ध धातु का। ठीक, चूंकि अब दुह याच पच दंड रुद्ध, पांचवा की बारी आ गई, देख लेते हैं इसका भी उदाहरण हम लोग। तो इसका है वज्रम, वज्रम अवरूढ़द्धि, अवरूढ़द्धि गाम, यही उदाहरण है हम लोगों का। ठीक है ना, अर्थात अब अगर इसका हिंदी देख लिया जाए मित्रों कि वज्रम अवरूढ़द्धि गाम, तो क्या हो जाएगा हिंदी, गाय को बाड़े में रोकता है। ठीक, हिंदी से ही चलते हैं, है ना, गाय को बाड़े में रोकता है ना, अवरूढ़द्धि अर्थात रोकता है। अब जब यह हिंदी लिख लिए मित्रों तब सारा का सारा स्पष्ट हो गया। देख लीजिए गाय को कहां पर लगा है और बाड़े में कहां पर लगा है, चाहे बाड़े में गाय को रोकता है, उलट पलट देंगे दोनों बातें एक ही है। ठीक,
तो अब जहां पर को लग गया है, अब वहां पर कौन सी हो जाएगी, यह कौन सा कर्म हो जाएगा हम लोगों का, जब को लग गया तो प्रधान कर्म। क्या हो जाएगा, प्रधान कर्म। और में लगा है तो क्या हो जाएगा, अप्रधान कर्म। हर जगह मित्रों अगर इस तरह के से लिखते चलेंगे एकदम पहचान में आ जाएगा, संशय ही नहीं रह जाएगा कि कौन प्रधान है कौन अप्रधान है, इसका संशय नहीं रह जाएगा। तो प्रधान, तो कौन प्रधान हुआ, गाय को, तो गाम हमारा हम लोगों का मित्रों प्रधान हो गया। अब इस प्रधान में तो अब सारी बातें तो वही है ना, किससे हो जाएगा इसकी कर्म संज्ञा, ठीक उसी से कर्तुरिप्सितमम से कर्म संज्ञा, और उसके बाद कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति। ठीक, चलिए इसको समझ लेते हैं, फिर अब आगे वाला एक ही बार लिख करके दिखा देंगे आप लोगों को हम, है ना। ये हो गया। अब यह रहा बाड़ा में, क्या है, बाड़े में अप्रधान, अर्थात वज्रम हमारा क्या हो गया, अप्रधान, अप्रधान। ठीक, तो अप्रधान में यह जो है कि क्या हो जाएगा, चूंकि अवरुद्धि मित्रों यह रुद्ध धातु है, तो कैसी है, द्विकर्मक धातु है। कैसी धातु है, द्विकर्मक, याद रहे। चलिए अच्छा उसको छोड़ देते हैं कि वज्रम द्विकर्मक है, यहाँ पर किससे हो जाएगा, अकथितम च से, अकथितम च से इसका कर्म हो गया, और फिर कर्मणि द्वितीया से इसमें भी द्वितीया विभक्ति हो गई। राइट, कोई समस्या नहीं। अब प्रश्न उठता है मित्रों, बस ये तो हम लोगों का रटा गया है ना, कि कौन अप्रधान, अप्रधान में होगी तो कौन सी विभक्ति कैसे होगी, लेकिन अब किसकी अविवक्षा में हुई है यह देखना न पड़ेगा कि किसकी अविवक्षा में हुई है। तो देखिए अविवक्षा क्या, बाड़े में रोकता है, तो में पर पे है ना, कौन सा आ रहा है, में पर पे अधिकरण, एकदम सिंपल सी बात है मित्रों, अधिकरण आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, आधारो अधिकरणम से। तब हम लोग इसका क्या अब कर लेंगे कि वज्रे, है ना, क्या कर लेंगे, वज्रे अवरुद्धि, अवरुद्धि गाम, वज्रे अवरुद्धि गाम, ऐसा कर लेंगे। अब वज्रे में अब बाकी गाम का तो यही सेम कंडीशन रहेगा जो यहाँ पर था वही हो जाएगा। अब वज्रे की किससे आधारो अधिकरणम से इसकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी, आधारो अधिकरणम, आधारो अधिकरणम सूत्र से इसकी मित्रों अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा, अधिकरण संज्ञा। ठीक, अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। अब इसके बाद अब इसमें अधिकरण संज्ञा हो जाएगी, तब सप्तम में अधिकरणे च चला आएगा, है ना। तो सप्तम में अधिकरणे च सूत्र से इसमें सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, सप्तम में अधिकरणे च से सप्तमी। अब आ गई बातें समझ में, इसमें फिर हो जाएगी सप्तमी। तो किसकी अविवक्षा हुई, अगर अब पूछ दिया जाए कि वज्रम और उड़द्धि गाम में किसकी अविवक्षा में इसकी कर्म संज्ञा हुई है, तो सिंपल सी बातें आ जाती है मित्रों, किसमें, कह रहे हैं कि अधिकरण की अविवक्षा में, किसकी, अधिकरण की अविवक्षा में लिख देंगे, है ना, अविवक्षा, सिंपल सी बात हुई ना, अधिकरण की अविवक्षा में इसमें द्वितीया विभक्ति हो गई। और जब वक्ता की कहने की इच्छा होगी नहीं हम अधिकरण में कहेंगे, हम इसको हम कर्म में नहीं ले जाएंगे, ठीक है भाई तुम मत ले जाओ, है ना, तो ठीक है, आधारो अधिकरण से इसकी अधिकरण संज्ञा करके सप्तम अधिकरण च से इसमें सप्तमी विभक्ति लगा करके वज्र और उड़द्धि गाम कर लो, सिंपल सी बात। ठीक, तो चाहे अब इससे प्रश्न बने और चाहे इससे प्रश्न बने, कोई समस्या हुई, समझते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक, अब हम लोग देखिए मित्र, इस तरह से पढ़ेंगे तो हम समझते ज्यादा समय लग जाएगा। अब हम थोड़ा सा लिख करके आप लोगों को एक के बारे में समझा करके आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे छठवां, सतवां, आठवां, नौवां, अर्थात प्रच्छ, ची, ब्रू, सास। अब इनके उदाहरणों को देख लेते हैं, फिर अब आगे तब बढ़ा जाएगा। तो छठवां पर हम लोगों का कौन सी धातु, प्रच्छ धातु, द्विकर्मक धातु। इसका उदाहरण क्या मित्रों, माणवकम पंथानम पृच्छति। तो इसका हिंदी देख लिया जाए, कह रहे कि माणवक से अर्थात बच्चे से, माणवक अर्थात बच्चे से, बच्चे से मार्ग को पूछता है। ठीक, हिंदी तो अवश्य ही लिखिए मित्रों, बिना हिंदी लिखे हुए हम लोगों का संशय दूर नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मार्ग को पूछता है,
है ना, मार्ग को पूछता है। यानी कि मान ले तो कोई करता है देवदत्त, तो देवदत्त को सबसे ज्यादा इप्सितमम, है ना, कौन है, मार्ग है। माँ बच्चे से नहीं सही किसी और से पूछ लेगा, लेकिन पूछेगा तो मार्ग को ही ना। तो सबसे ज्यादा इप्सितमम क्या हुआ, मार्ग। तो मार्ग जब सबसे ज्यादा इप्सितमम है तो यह पंथानम, यह क्या हो जाएगा, मुख्य कर्म। यह क्या हो जाएगा, मुख्य कर्म, या फिर कह लें प्रधान कर्म, या फिर कह लें यह प्रधान कर्म हो जाएगा। अब बच्चे से पूछता है तो यानी बच्चा ना सही किसी और से पूछ लेगा, वह प्रधान कर्म हुआ। ठीक, इस तरह से समझने के लिए कर लेते हैं एकदम, है ना। तो यह क्या हो जाएगा, अप्रधान कर्म। यह आप लोग अपनी नोट्स में मित्रों हर उदाहरण में नीचे, चूंकि बाबूराम सक्सेना में सिर्फ इतना ही नहीं, इस तरह से नहीं दिया हुआ है ना। और एक भाई ने हमारे कमेंट्स किया कि सर यह सब तो नहीं दिया है, तो क्या बाबूराम सक्सेना से बाहर से भी पूछेगा। बिल्कुल पूछेगा, इसमें ये मत सही संशय में रहे कि नहीं, जब बाबूराम सक्सेना में यही है, ये इस तरह से नहीं दिया है, किसकी विवक्षा में, अविवक्षा में तो नहीं पूछेगा, अवश्य ही पूछेगा। वो तो शॉर्टकट है, आपको एक्स्ट्रा नहीं जान करके चलेंगे तो फिर हम लोग कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो मुख्य प्रधान हुआ और यह अप्रधान हुआ, अर्थात गौड़ हुआ। अर्थात यह क्या हुआ, गौड़ हुआ। तो इस गौड़ में ठीक कौन सी विभक्ति हो जाएगी, अरे किससे कर्म संज्ञा हो जाएगी, अकथितम च से। किससे हो जाएगी, इस अकथितम च से। एकदम यह नोट, अब जब गौण तक पकड़ लेंगे हम लोग तो अकथितम च लगा ही देंगे मुख्य में, और मुख्य प्रधान में कैसे हो जाएगी मित्रों, कर्म संज्ञा कर्तुरिप्सितमम से कर्म संज्ञा। अब प्रश्न उठता है ना, कि इसमें किससे, किसकी अविवक्षा में यहाँ पर इसकी अप्रधान संज्ञा हुई है। तो किसकी अविवक्षा में हुई है मित्रों, तो यहाँ पर देखिए लेखकों में भेद है ना, लेखकों में भी कहीं कहीं पर भेद हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमने कपिल देव द्विवेदी में भी देखा और एक पुस्तक में और देखा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बताते हैं कि अपादान की अविवक्षा में, किसकी अविवक्षा में, है ना, अपादान की अविवक्षा में, अपादान की अविवक्षा में है। अपादान की अविवक्षा में यहां पर इसकी जो है कि कर्म संज्ञा होगी। यानी कि अपादान में कहने की इच्छा करता कि नहीं है, सिर्फ कारक उसको विवक्षित है, इसलिए यहां पर इसकी जो है कर्म संज्ञा हो जाती है ना। लेकिन राम मुनि पांडे की पुस्तक में यदि मित्र आप लोग देखेंगे तो अपादान की जगह पर उन्होंने कहा कि कर्णत्व की अविवक्षा में, किसमें, कर्णत्व की, वह इसमें न कह करके कहते हैं कि कर्णत्व की अविवक्षा में, अर्थात कर्ण की अविवक्षा में इसमें इसकी कर्म संज्ञा हुई है। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए भेद हो जाता है। ठीक, तो अब यहाँ पर लेकिन हमारी दृष्टि से भी होगा कि यह चूंकि बच्चे से लगा है तो कर्ण में भी से होता है, अपादान में भी से होता है। अब विद्वानों का, लेखकों का अलग अलग मतभेद हो गया है। तो ईश्वर करें ऐसे प्रश्न को परीक्षा में लोग न पूछें, है ना। नहीं तो कुछ लोग होते हैं मित्रों कि जो हम जानते हैं वही बेस्ट है और जो हम जानते हैं वही सही है, और ऐसे ही ईगो वाले लोग परीक्षा में उस प्रश्न को दे देते हैं और कहते हैं नहीं यही सही है, और वही जा करके फिर कई बच्चों की लाइफ को खराब करके रख देता है। एक क्वेश्चन से किसी का सिलेक्शन ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को नहीं पूछें। और जानते हैं जैसे कि, और यहीं हम लोगों को मित्रों पढ़ करके भी कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे कि देखिए हमने कल भी या परसों की कक्षा में जो हम लोग द्रोणो व्रीहि की जो बात कर रहे थे उसमें हमसे वहां पर मिस्टेक हुई है। चलिए उस मिस्टेक को हम लोग यहाँ पर सुधार लेते हैं, है ना। द्रोणो व्रीहि वाला जो बातें हैं यहाँ पर, वहां पर हमने कक्षा में क्या कह दिया था कि व्रीहि को विशेषण बता दिया था ना, व्रीहि जबकि विशेष्य है। ठीक, अब यहाँ पर हमको मित्रों या तो किसी पुस्तक में देखिए, ठीक है, या तो फिर जैसे भी हो, या फिर बोलने में ही जानते ही हैं। अब यह ऐसी कक्षा है कि जहाँ पर तुरंत सुधार नहीं किया जा सकता गलती को। ठीक है, ध्यान थोड़ा सा भी भटक जाता है इधर उधर तो कुछ गलत बोला जाता है। ठीक, तो यह विशेष्य है और यह विशेषण है, ऐसा हमारे कुछ भाई ने भी कमेंट कहा। और एक रविकेश पांडे सर है, विद्वान है वो भी, है ना, कई जगहों पर वो बहुत अच्छी उनकी टिप्पणियां आती हैं, अच्छा लगता है। ठीक, तो विशेषण है द्रोणो और व्रीहि जो है यहाँ पर विशेष्य है। अगर आप लोग नोट किए होंगे मित्रों तो सुधार लीजिएगा,
ठीक है। और जहां भी आप लोगों को लगे न समझ में आए वहां तुरंत पूछिएगा। जैसे एक भाई भैया ने मुझे आज फोन करके कहा कि सर बताइए यहाँ पे कर्तुरिप्सितमम से किसकी कर्म संज्ञा हुई है इसकी, जहां पर भी हो, अब मैं वो वाक्य याद नहीं आ रहा है, उन्होंने फोन किया था, कहा कि सर कर्तुरिप्सितमम से हुई कि किससे हुई, है ना। कि कर्मणि द्वितीया सुन के भूल से भी मत आप लगाइएगा कर्म कहे नहीं, हमारे गुरु जी बताए थे कि कर्मणि द्वितीया से इसकी कर्म संज्ञा हो रही, हमके भूल से भी मत आप ऐसे आप कीजिएगा, ठीक है। तो हो जाता है कभी कभी, इसको सुधार लीजिएगा आप लोग, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो इसको तो हम लोग अब निगलेक्ट कर ही देते हैं कि ऐसे प्रश्न को न पूछा जाए तो बेहतर है। लेकिन अगर अपादान की विवक्षा में अगर मित्रों यह पूछता है तब इसका उदाहरण क्या बन जाएगा, है ना। तो माणवकात बन जाएगा। क्या बन जाएगा? माणवकात, है ना। माणवकात पंचमी जब हो जाएगी, माणवकात पंथानम पृच्छम, है ना। पंथानम, ठीक, पृच्छति, ये हो जाएगा हम लोगों का। आगे बातें समझ में अब, ठीक। जब अगर वैसे बनता है तब, ठीक। अब आगे बढ़ते हम लोग। अब आ गया 7वें उदाहरण की तरफ। ची, है ना, वृक्षम अवचिनोति फलानी, है ना। यानी कि ची धातु हम लोगों को यहाँ पर नजर आ गई, जो कि द्विकर्मक धातु है। अब इसका भी मित्रों अगर हम लोग हिंदी देखा जाए तो क्या हो जाएगा? वृक्षों से फल को चुनता है ना, या फिर तोड़ता है। वृक्षों से फल को चुनता है या फिर तोड़ता है। तो वृक्षों से फल को चुनता है तो फल उसका मित्रों क्या हुआ कि मुख्य इप्सितमम कर्म हुआ। इप्सितमम कर्म हुआ तो यहाँ पर जो फल है वह किससे हो जाएगा? यह इसका प्रधान कर्म हो गया। कौन सा कर्म हो गया? प्रधान कर्म। और इसमें जो है कर्तु इप्सितमम से इसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी, है ना। कर्तु इप्सितमम से इसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। अब वह वृक्ष से चुन रहा है तो से लगा है मित्रों, एकदम यह ट्रिक आपको हर में काम आएगी प्रधान अप्रधान को चुनने में, ठीक। तो वृक्ष से लग गया है तो यहां पर वृक्ष की कौन सी संज्ञा हो जाएगी? अप्रधान, अर्थात गौण। और यहाँ पर किस सूत्र से हो जाएगा मित्रों? अकथितम च से यहाँ पर इसकी कर्म संज्ञा, और बाकी कर्मणि द्वितीया से यहाँ पर इसकी दोनों की द्वितीया विभक्ति। फिर प्रश्न उठता है कि किसकी अविवक्षा में इस आप वृक्ष को कर्म संज्ञा कर रहे हैं? तो वृक्ष से फल को चुनता है। तब बताइए, अब यहाँ पर तो क्लियर है, एकदम स्पष्ट है, यहाँ की तरह कंफ्यूजन पैदा नहीं है, क्योंकि वृक्ष से हम तोड़ रहे हैं चाहे चुन रहे हैं। तो यहाँ पर तो मित्रों अपादान की ना विवक्षा होगी। तो यहाँ पर एकदम स्पष्ट नोट कर लीजिए कि अपादान की अविवक्षा में, किसकी विवक्षा में? अपादान की अविवक्षा में। हर उदाहरण का मित्रों आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर आप लोग कोई एक्स्ट्रा पुस्तक रखे होंगे, दिया होगा तो ठीक, नहीं तो एकदम नोट करते चलिए इसको, है ना। अपादान की अविवक्षा में, जब अपादान में अगर कहने की इच्छा हुई तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? तो सीधे सीधे क्या बन जाएगा मित्रों इसका कि वृक्षात, है ना, वृक्षात अवचिनोति फलानी, बाकी सब वही सेम रहेगा, है ना। अब यहाँ पर इस उदाहरण में अगर वृक्षात का पूछ दिया किस सूत्र से इसमें पंचमी हुई है मित्रों, तो अपादाने पंचमी, ठीक। और बाकी का इधर कंडीशन से कोई समस्या नहीं। चलिए अब हम लोग इधर चलते हैं। माणवकम धर्मम ब्रूते शास्तिवा, ठीक। तो बाकी सब अब यहाँ पर भी सेम आप लोग लगा लीजिएगा, उदाहरण बाकी सब सेम वही रहेगा। चलिए अच्छा पहले हिंदी इसको हम लोग देख लेते हैं। हिंदी क्या है इसका कि माणवकम अर्थात बच्चे के लिए धर्म को कहता है। बच्चे के लिए, है ना, धर्म को कहता है या फिर उपदेश देता। ब्रूते शास्त्री मित्र बात वही है, इसलिए दोनों को एक ही में ब्रूते शास्त्री कर दिया। बच्चे के लिए धर्म को कहता है। जब बच्चे के लिए धर्म को यहाँ पर कह रहा है
तो बच्चे के लिए सीधे सीधे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर धर्म को सीधे सीधे दिख रहा है। तो यहाँ पर मित्रों हम लोगों का धर्म क्या हो जाएगा, प्रधान, और बच्चे के लिए क्या हो जाएगा, अप्रधान। तो बच्चे के लिए जब अप्रधान हो जाएगा, इसकी कर्म संज्ञा किससे हो जाएगी, अकथितम च से। अकथितम च से बाकी सब आप लोगों को नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा। और इसकी किससे हो जाएगी, कर्तुरिप्सितमम कर्म से, और यह क्या हो जाएगा, प्रधान कर्म, है ना, इप्सितमम, ठीक। तो प्रधान कर्म अब के लिए लग गया है सीधे सीधे, है ना। तो यहाँ पर तो अब संप्रदान की के लिए किस में जाता है, संप्रदान में ही न जाता है। इसीलिए मित्रों कह रहे हैं कि ये हिंदी जब लिख लेंगे ना तो एकदम विवक्षा विवक्षा प्रधान अप्रधान की चिंता ही नहीं रह जाएगी। जब अविवक्षा की जब बातें हो गई तो क्या क्या हो जाएगा, किसकी अविवक्षा में, तो कह रहे हैं कि संप्रदान की अविवक्षा में, संप्रदान की कहने की अविवक्षा है, संप्रदान की अविवक्षा में। अगर आपको कहने की इच्छा है संप्रदान में तो कह लीजिए, और कह करके क्या बन जाएगा इसका, माणवकाय, क्या बन जाएगा, माणवकाय, ठीक। और बाकी आगे का शेर उतार देंगे ठीक इसी तरह से, ठीक। अब बाकी मित्रों सेम वही चीजें, सेम वही प्रश्न, अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप लोग ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग। तो अब आगे इस 10, 11, 12 अर्थात जी मथ मुसाम को भी देख लेते हैं। इसके बाद बस 4 और रह जाएंगे, ठीक। उनका तो एक ही में हो जाएगा। तो जो 10वें नंबर पर है मित्रों जी, शतम, इसका उदाहरण है जी धातु का, शतम जयति देवदत्तम, ठीक। अर्थात देवदत्त से 100 रुपये जीतता है। किससे, देवदत्त से, ठीक, 100 रुपये जीतता है ना। अब देखिए यहां पर कि देवदत्त से 100 रुपये जीत रहा है ना। तो देवदत्त से जब जीत रहा है तो से यहां पर लग गया, और 100 रुपये को कर लेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा हमसे यहाँ पर लिखने में छूट गया, 100 रुपये को जीतता है। तो बताइए 100 रुपये को जीतता है तो 100 रुपया क्या हो गया इसका, इष्टतम, इप्सितमम, एकदम इप्सितमम हो गया। तो अर्थात इसका जो यह शतम हुआ, यह क्या हो गया मित्रों, प्रधान कर्म। क्या हुआ, प्रधान कर्म। अब देवदत्त से जीत रहा है, यह उसके लिए मायने नहीं रखता है कि किससे जीत रहा है, वह उसके लिए रुपया मायने रखता है। तो यह प्रधान कर्म, अब देवदत्त से जीत रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अप्रधान कर्म, अर्थात गौड़ कर्म, अप्रधान कर्म। अब बाकी की कंडीशन मित्रों, अब सूत्र तो हम समझ रहे हैं, अब आप लोगों को याद हो ही गया होगा, है ना। पहले भी याद था, अब भी याद हो गया, अकथितम च, ठीक। अप्रधान में, प्रधान में इधर क्या हो जाएगा, कर्तुरिप्सितमम, ठीक। अब बाकी सब सेम वही बात है, कंडीशन पुनः रिपीट करने की बार बार आवश्यकता नहीं। अब हो गई कि अब किसकी अविवक्षा में, यही हम लोगों को मुख्य यहाँ पर ध्यान देना है। तो किसकी अविवक्षा मित्रों, तो देवदत्त से जीत करके ले लिया, तो सीधे सीधे कर लीजिए अपादान की अविवक्षा में, बस इसको नोट कर लीजिए, है ना, अपादान की अविवक्षा में, अपादान की अविवक्षा में, राइट। अब अपादान की अविवक्षा में हो जाएगा तब इसका उदाहरण क्या बन जाएगा, अब देवदत्त के जगह पर क्या हो जाएगा, देवदत्तात, है ना, देवदत्तात, ठीक, ये हो जाएगा देवदत्तात। अब बाकी शतम जयति, यह तो सेम रहेगा, शतम जयति। अब यहां पर पूछ दिया जाएगा तो अपादाने पंचमी से पंचमी, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग, सुधाम क्षीर निधि मथनाति, है ना, इसकी इधर बढ़ते हैं कि सुधाम क्षीर निधि मथनाति, अर्थात करें कि समुद्र से अमृत को मथता है, समुद्र से अमृत को मथता है ना। अब समुद्र से अमृत को मथ रहा है तो इष्टितमम क्या है ना, इप्सितमम क्या है, अमृत है ना, अमृत को मथ रहा है तो हमारा सुधाम यह क्या हो जाएगा, मुख्य कर्म, यह क्या हो जाएगा, ठीक, यह क्या हो जाएगा हमारा मुख्य कर्म, अर्थात प्रधान कर्म।
बस हिंदी से ही मित्रों, बार बार मैं कह दे रहा हूँ, हिंदी लिख लेंगे, को जिसके साथ लगे उसी को बना दीजिए प्रधान। और समुद्र से मत करके जब निकाल रहा है तो समुद्र क्षीर निधिम, यह क्या हो जाएगा हमारा अप्रधान। ठीक, अब जब यह अप्रधान हो गया अर्थात गौण हो गया। ठीक, और बाकी तो आप लोग समझ ही रहे हैं, मत धातु द्विकर्मक है, बहने की, और यह सूत्र को लगाने की कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, स्वयं लगा लेंगे अब आप लोग। अब बात हो गई कि किससे, किसकी अविवक्षा में। तो समुद्र से मत करके मित्रों निकाल लिया ना, तो जब निकाल लिया तो किसकी अविवक्षा हो जाएगी, अपादान की अविवक्षा। अपादान की अविवक्षा में, अपादान में इसकी कहने की इच्छा नहीं है, सिर्फ कारकत्व की इच्छा है। अब कारकत्व की इच्छा होने के कारण इस जो है क्षीर निधि में क्या हो जाएगा, अकथतम च से इसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। ठीक, अच्छा, अब अगर आप लोगों के पास, ये तो बाबूराम सक्सेना में हम लोगों को संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका इस तरह से नहीं दिया हुआ है, अगर आप लोगों के पास कोई अन्य पुस्तक होगी, जैसे मान लेते हैं अगर राम मुनि पांडे इत्यादि के अगर आप लोग, या फिर दूसरी कोई सिद्धांत कौमुदी के रेखे होंगे, तो वहां पर एक हिंदी अगर डिफरेंट होगा तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, या चाहे परीक्षा में इसको घुमा दे तो भी उसके लिए हम अब बता दे रहे हैं। इसका दो तरह से भी बन सकता है, एक तो यह हो जाएगा, दूसरा अगर इसका हिंदी लिखा जाएगा मित्रों तो वह दूसरा हिंदी यह हो जाएगा कि अमृत के लिए। अब दूसरे प्रकार से समझिए, यह इसलिए हम बता रहे हैं मित्रों आप लोगों को कि परीक्षा में अगर उलट दे इस उदाहरण को तो कंफ्यूजन नहीं होना, हर तरह से तैयार रहिए। अमृत के लिए समुद्र को मथता है, समुद्र को मथता है। अब देखिए यहां पर समुद्र को मथता है, अब देखिए यहां पर अमृत के लिए आ गया ना, तो अब के लिए किसके साथ अब जुड़ गया, के लिए अमृत के साथ, तो अमृत यहाँ पर क्या हो जाएगा, अप्रधान हो जाएगा। और समुद्र को जुड़ गया है ना कि अमृत के लिए समुद्र को मथ रहा है, तो समुद्र क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रधान कर्म हो जाएगा। ठीक, और अमृत के लिए क्या हो जाएगा मित्रों, यह अप्रधान कर्म हो जाएगा। ठीक है ना, अगर इस तरह इस कंडीशन से अगर इसका हिंदी लिख देंगे हम लोग तो सीधा सीधा उलट गया ना फिर, है ना, कि अमृत के लिए समुद्र को मथता है। तब जब उलट जाएगा तो यहाँ पर तब अमृता, यहाँ पर तब क्या हो जाएगा, सुधाय, है ना। तब अगर आपको लिखना होगा तो लिख देंगे सुधाय, क्योंकि जब अगर आपको इसमें अविवक्षा होगी, है ना, अब अमृत में यहाँ संप्रदान में संप्रदान हो जाएगा, अमृत में संप्रदान में कहने की विवक्षा नहीं होगी, तब आप इसको क्या कर लीजिएगा, सुधाय। आप इस तरीके से करके सुधाय क्षीर निधिम मथनाथी, मथनाती, है ना, क्षीर निधिम मथनाती, इस तरीके से कर लेना है। तो अगर ये इस तरह कंडीशन में देगा मित्रों तो यह पलट भी जा सकता है ना, इसलिए इससे तैयार रहिएगा आप लोग। ठीक, अब आगे आगे बढ़ते हम लोग। ठीक, कि देवदत्तम शतम मुसड़ाती, कि देवदत्त से, है ना, यह क्या हो जाएगा, चूर, मुस धातु अर्थात चोरी करना, है ना, तो क्या हो जाएगा इसका, कि देवदत्त से 100 रुपये चुरा लेता है, किससे, देवदत्त से 100 रुपये चुराता, 100 रुपये को चुराता है। ठीक, बाकी मित्रों ये वही होगा, 100 रुपये को चुराता है। अब देखिए यहाँ देवदत्त से 100 रुपये को जीत रहा था, यहाँ देवदत्त से 100 रुपये को चुरा रहा है, तो बातें तो बस यहीं पर धातु की हुई, बाकी अनुवाद तो वही हो गया। तो 100 रुपये को, तो 100 रुपया यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का, यह शतम, यह शतम हो जाएगा मुख्य कर्म, और यह जो हो जाएगा देवदत्त से, यह क्या हो जाएगा, गौण कर्म। ठीक, यह हो गया हम लोगों का गौण कर्म। बाकी विभक्ति को लगा लेंगे, अब किससे कर्म संज्ञा हुई, किससे द्वितीय विभक्ति हुई, यह तो पॉपुलर हो गया। अब उसके बाद इसमें जो अगला जो इसका हो जाएगा, किसकी अविवक्षा में, तो देवदत्त से 100 रुपया को चुरा लिया तो उससे अलग हो गया मित्रों, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अपादान, अपादान की अविवक्षा में, इसको नोट कर लीजिएगा, अपादान की अविवक्षा में,
यह मित्रों एकदम 16 उदाहरण, ऐसा मत समझिएगा कि आज तो 21 सूत्र में समय लग रहा है इसी में व्यतीत हो जाएगा, नहीं मित्रों, है ना। बिल्कुल ये 16 उदाहरण हम लोगों को याद होना चाहिए, परीक्षा के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। ठीक, अब आगे बढ़ते हम लोग। अगला जो 4 बचा है वो तो एक ही उदाहरण में देख लेंगे। तो अब आगे 13वें, 14वें, 15वें, 16वें अर्थात जो 4 धातुएं बाद में जो एक्स्ट्रा में दिया हुआ है ना कि नी, ह्री, कृष और वह, इन चारों धातुओं को भी देख लेते हैं। एक ही उदाहरण है, ठीक, कि ग्रामम, अजाम, नयति, हरति, करसति, वहति, वा। ठीक, अब चारों को इसी में देख लेते हैं। इन चारों का अलग से लिखने का विशेष एक प्रयोजन भी है। ठीक, उसको हम लोग जब बाद में जब देखेंगे आगे चल करके। अब इसका हिंदी अगर देख लिया जाए मित्रों तो क्या होगा कि गांव में, है ना, गांव में अजाम अर्थात बकरी को, गांव में बकरी को नयति हरति अर्थात ले जाता है, ले जाता है ना। यह भी लिख सकते हैं कि गांव में बकरी को ले जाता है। अब आगे इसी को कह देते हैं कि खींचता है, पहुंचाता है ना। करसति अर्थात खींचता है या फिर कह ले हम लोग पहुंचाता है, पहुंचाता है। ठीक, कुछ भी कह सकते हैं, है ना, कि गांव में बकरी को ले जाता है, खींचता है, पहुंचाता है। ठीक, अब जरा इसमें हम लोग शब्दों पर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर रहा गांव में और यहाँ पर रहा बकरी को, तो को लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये इप्सितमम। जब इप्सितमम हो गया, कौन हो गया, अजाम यानी बकरी को, इप्सितमम हो गया। इप्सितमम हो गया मित्रों तो सिंपल सी बात, यह क्या हुआ हमारा प्रधान। और ग्रामम गांव में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का अप्रधान। अब बाकी विभक्ति को लगा ही सकते हैं। अब हुआ कि किसकी अविवक्षा में, किसकी अविवक्षा में, तो यहाँ पर में तो लगा ही है मित्रों। तो जब में लगा है तो सीधे सीधे इधर उधर हम काहे को भटके, ठीक, सीधे कह देंगे अधिकरण की अविवक्षा में पर पे, अधिकरण की अविवक्षा में हो गया। अब इसको अगर इधर से अब बनाने चाहेंगे तो हम लोग ग्रामम के जगह अगर इसमें अगर अधिकरण में कहने की इच्छा होगी तो क्या लिख देंगे, ग्रामे अजाम नयति हरति करसति वहति वा। ठीक, सिंपल सी बातें हो गया। अब बाकी सब प्रश्न तो वहीं सेम है, कोई समस्या नहीं। तो चलिए अब यह सूत्र फाइनली हम लोगों ने इसके 16 उदाहरणों को देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला उदाहरण है ना, अकर्मक धातु वीर्योगे, इसको देखते हैं, वार्तिक को। तो अब हम लोगों की पुस्तक में उस अकथितम च सूत्र के समाप्ति के पश्चात अब यह वार्तिक आता है ना। अकर्मक धातु भी योगे देश कालो भावो गंतव्यो ध्वाच कर्म संज्ञक इति वाच्यम। ठीक, देखते हैं इस वार्तिक को। अच्छा, इस वार्तिक के ऊपर मित्रों कुछ जो उदाहरण दिए हुए हैं ना, तो उसको देख के आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि वही उदाहरण है जो हम लोग अन्य कहने की अविवक्षा में जब विवक्षा हो तो जो हम लोग पंचमी इत्यादि सप्तमी इत्यादि को लगा रहे थे, उसी विभक्ति को यह उदाहरण में लिख करके देखिए वज्रे और उड़द्धि गाम इत्यादि लिखे हैं थोड़े में, तो उससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस वार्तिक को। ठीक, वार्तिक तो बिल्कुल सरल ही है। कह रहे हैं कि अकर्मक धातु भी, अकर्मक धातुओं के योग में, अकर्मक धातु के योग में यदि क्या आ जाए, देश काल भाव और करे गंतव्य, है ना, गंतव्योध्वा अर्थात करे कोई गंतव्य मार्गवाची शब्द आ जाए तो उनकी करें कर्म संज्ञक इति वाच्यम, तो उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है, तो उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। ठीक, फिर से ध्यान से समझ लीजिए कि अकर्मक धातुओं के योग में जब यह चारों आएंगे तब इन चारों की ही कर्म संज्ञा होगी। यह चीज नोट कर लेना है ना, फिर से कि यह अकर्मक धातु के योग में जब यह चारों आ जाएंगे ना, देश काल भाव और गंतव्य, तो इन्हीं चारों की ही कर्म संज्ञा होगी, यह ध्यान रखना है। ठीक, अब उदाहरण से और भी स्पष्ट हो जाएगा सब। अब उदाहरण में हम लोगों को क्या दिया हुआ मित्रों, कुरुन स्वपीति। ठीक,
अब हम लोग सबसे पहले इस देश का उदाहरण देखते हैं ना। इस देश चारों का देखना पड़ेगा, देश और काल, भाव और गंतव्य का। तो देश का जो उदाहरण दिया हुआ है कुरून स्वपीति, कुरून स्वपीति, ठीक यही है। अब हिंदी इसका देख लिया जाए मित्रों तो क्या हो जाएगा कि कुरु देश में सोता है, कुरु देश में सोता है। अब जरा बताइए आप लोग कि इस हिंदी से में चिन्ह के साथ हम लोगों को क्या प्रतीत होता है? यही प्रतीत होता है ना कि कुरु देश जो है यह अधिकरण हुआ और इसमें जो है कि सप्तम में अधिकरण च से सप्तमी होना चाहिए। इसीलिए इस वार्तिककार को लिखना पड़ गया कि यदि यह देश है ना, कुरु क्या है? देश। अगर यह देश अगर अकर्मक धातु के साथ है तब यहाँ पर मित्रों इस देश की भी कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर स्वप धातु है। कौन धातु है मित्रों? यहाँ पर स्वप। और स्वप धातु कैसी होती है? अकर्मक। स्वप धातु कैसी होती है? अकर्मक, सोता है। अच्छा, कर्मक अकर्मक है, यद्यपि और भी कुछ इसमें नियम है पहचानने के, लेकिन जो अगर सरल शब्दों में ऐसी धातुओं को अगर पहचानना हो तो हम मित्रों खुद से प्रश्न कर लीजिए कैसे पहचानेंगे अकर्मक धातु को। अगर कोई कह दे कि वह सोता है तो अगर इसका प्रश्न करेंगे आप कि वह क्या सोता है तो क्या इसका उत्तर मिल पाएगा? नहीं। कि भाई क्या सोता है? वह रोता है। तो क्या रोता है ना? क्यों रोता है कारण तो पता चल जाएगा, लेकिन उसका है ना, वह रोता है तो क्या रोता है, क्या का उत्तर नहीं ना मिलेगा। क्यों का तो मिल सकता है लेकिन क्या का नहीं। तो जिसका उत्तर न मिले वह होता है कि अकर्मक धातु है। वह कौन सी धातु हो गई? अकर्मक। जैसे मान लेते हम कह दें कि वह खाता है, तो प्रश्न अगर आप करेंगे कि वह क्या खा रहा है तो हम कह देंगे वह आम को खा रहा है, फल खा रहा है, दाल भात खा रहा है, कह देंगे ना। इसका उत्तर मिल गया। तो जो खद धातु है मित्रों जो है ना कि वह क्या हो जाएगी? सकर्मक। और जब उत्तर नहीं मिल रहा हमको उसका, है ना, तो वह क्या हो जाती है? अकर्मक। यह हर जगह लागू नहीं होता लेकिन प्रायः लागू हो जाता है। तो यहाँ पर मित्रों क्या हो जाएगा? स्वप अर्थात सोता है। तो सोता है अगर प्रश्न करेंगे कि क्या सोता है, अरे भाई क्या सोता? सो रहा है और क्या? इसका कोई उत्तर है? क्या सोता है? हाँ, क्यों सोता है इसका उत्तर हो सकता है कि थक के आया है तो इसलिए सो रहा है। उत्तर कारण हो जाएगा। ठीक, चलिए। तो यह देखिए हो गया स्वप धातु। अभी स्वप धातु के योग में यह देखिए कुरु क्या है? देश। तो यह इसके देश के इस स्वप धातु अकर्मक धातु के योग में आ गया देश। और कह ही रहे हैं कि अकर्मक धातु के योग में जब यह देश आ जाता है तो देश की क्या हो जाएगी मित्रों? कर्म संज्ञा हो जाएगी। ठीक, तो इस देश की अब क्या हो जाएगी? इस कुरु की कर्म संज्ञा। एकदम नोट कर लीजिए क्या होगी? इसकी कर्म संज्ञा हो गई। और कर्म संज्ञा जो होगी वो किस सूत्र से हो जाएगी? एकदम किस सूत्र से? एकदम नोट कर लीजिएगा मित्रों, इसी वार्तिक से। किसे? अकर्मक धातुर्भिर्योगे, है ना, देश कालो भाव गंतव्य ध्वाच कर्म संज्ञा इति वाच्यम। इस वार्तिक से, ठीक, इस वार्तिक से इस कुरून की कर्म संज्ञा हो जाएगी। और इसके बाद जब इस वार्तिक से इसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी तब आएगा कर्मणि द्वितीया, है ना। तब द्वितीय विभक्ति लगाएंगे तो किससे लगाएंगे? द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति जब लगाने की बारी आएगी तो कौन सी विभक्ति सूत्र लगेगा मित्रों? यहाँ पर तो कर्मणि द्वितीय लगेगा। कर्मणि द्वितीय से इसमें द्वितीय विभक्ति होगी। सिर्फ यह वार्तिक आकर के इसकी कर्म संज्ञा करेगा, द्वितीय विभक्ति तो कर्मणि द्वितीय ही करेगी। तो परीक्षा में यदि प्रश्न पूछ दिया जाए कि कुरून स्वपीति में कुरून की, इस कुरून की किस सूत्र से या वार्तिक से कर्म संज्ञा हुई है, तो किससे हुई है मित्रों? अकर्मक धातु, अकर्मक धातु वियोगे देशा कालो गंतव्य ध्वाच कर्म संज्ञा की वाच्यम। इस वार्तिक से इसकी कर्म संज्ञा हो गई। राइट। अब किस सूत्र से इसमें द्वितीय विभक्ति हुई है? तो कर्मणि द्वितीय से द्वितीय हुई है। अच्छा, अब यह पूछ दे कि इसकी कर्म संज्ञा किसके योग में आने पर हुई है? ठीक है, तो सीधे कहिए अकर्मक धातु के योग में आने पर हुई है। या फिर प्रश्न को ऐसे पूछ दिया जाए मित्रों, अकर्मक धातु के योग में, जरा ध्यान से सुनिए, प्रश्न ही तो मेन है
कि अकर्मक धातु के योग में, है ना, अकर्मक धातु के योग में किसकी किसकी कर्म संज्ञा होती है। अकर्मक धातु के योग में किसकी कर्म संज्ञा होती है। विकल्प 1 क्या है, देश। विकल्प 2 क्या है, काल। और विकल्प 3 क्या है ना, अध्वा क्या, चाहे मार्ग कह ले चाहे भाव कह ले, भाव। और चौथा है सभी। तो क्या मार देंगे हम कि अकर्मक धातु के योग में इन सभी की कर्म संज्ञा होती है। या फिर प्रश्न पूछ दे अकर्मक धातु के योग में देश काल भाव की कौन सी संज्ञा होती है। बहुत से प्रश्न बन जाएंगे मित्रों, है ना, कि अकर्मक धातु के योग में इस देश काल भाव इन सबों की कौन सी संज्ञा होती है। कर्म संज्ञा, कर्ण संज्ञा, पादान संज्ञा। तो याद कर लीजिए इन सबों की कौन सी संज्ञा होती है, कर्म संज्ञा। यह सब तो सूत्र से प्रश्न होगा और ये हम लोगों का उदाहरण से प्रश्न हो जाएगा, कर्म संज्ञा और द्वितीय विभक्ति का। ठीक, चलिए अब इसका हम लोग किसके में उदाहरण देख लेते हैं, कालवाची में। यह काल का उदाहरण है, बड़ा महत्वपूर्ण है, कंफ्यूजन करता है ना। हम लोगों का काल का उदाहरण कुछ दिया है इसमें, है ना, मासम आस्ते। ठीक, महीने भर रहता है। ठीक, देख लेते हैं इसको, मासम आस्ते। ठीक, यहाँ पर संधि कर दिए, हम अलग अलग लिख रहे हैं पहचानने के लिए, है ना, मासम आस्ते। ठीक, अगर इसको कर लेंगे तो मास, है ना, तो अगर लिख देंगे तो मास मास्ते हो जाएगा ना, मास मास्ते, लेकिन हम अलग लिख दिए हैं आप लोगों को। यहाँ पर देखिए, अब हम लोगों को महीने भर रहता है ना, क्या महीने भर रहता है, महीने भर रहता है। अब देखिए रहता है, आस धातु है, आस धातु कैसी है, कर्मक। रहता है, क्या रहता है, कुछ इसका उत्तर मिल सकता है क्या, है ना, क्या रहता है, इसका कोई उत्तर नहीं। अतः महीने भर रहता है मित्रों, तो यहाँ पर आस धातु के योग में यह क्या है, कालवाची, महीना भर समय, है ना, तो कालवाची। इसकी बाकी सब सेम हो जाएगी, वही बातें हो जाएंगी। और क्या हो जाएगा इसमें, मासम की कर्म संज्ञा किस सूत्र से, अकर्मक वार, इस वार्तिक से। फिर द्वितीय विभक्ति किससे, कर्मणि, कर्मणि द्वितीय से। किसके योग मित्रों, अब बाकी कालवाची तो ऐसे ही याद रह जाएगा। ठीक, अब अगला है क्या, भाव। भाववाचक में क्या है, गोदोहम आस्ते, गोदोहम, इसको भी हम अलग अलग लिख दे रहे हैं मित्रों, गोदोहम आस्ते। ठीक, इसको म भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, गोदोहम आस्ते, है ना, शुद्ध यही है, ये समझने के लिए हमने अलग लिख दिया। तो गोदोहम आस्ते क्या कह रहा है कि गाय दुहने के समय रहता है, गाय दुहने के समय में रहता है। ठीक, तो आस धातु मित्रों वही हुआ जिस तरह से यहाँ पर था। अब गोदोहम आस्ते, तो फिर से बातें वही हो गई। ठीक है, कि गोदोहम यह भाव है और इस भाव के योग में यह अकर्मक धातु आई, इसलिए इस वार्तिक से इस गोदोहम की कर्म संज्ञा हो गई। और फिर द्वितीय विभक्ति जो कर्मणि द्वितीय से इसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, जो अगला इसका उदाहरण है क्या है, वह एक गंतव्य, है ना, गंतव्य उदाहरण है। देखते हैं इस गंतव्य को। अब गंतव्य में है मित्रों क्या इसमें दिया हुआ है, क्रोशम आस्ते, है ना, क्रोशम आस्ते कह देते हैं। चलिए, अब क्रोशम आस्ते है, तो अब इसका देखा जाए तो क्या होगा कि कोष भर में रहता है, कोष भर में रहता है। ठीक, अब कोष भर में रहता है मित्रों, तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट हो जा रहा है कि आस धातु फिर लगी है और कोष जो है यहाँ पर गंतव्य अर्थात मार्गवाची है। तो इसलिए यहाँ पर इस अकर्मक धातु के योग में आने से इस वार्तिक से कौन चीज की हो गई, कर्म संज्ञा हो गई। फिर इसी से कर्म संज्ञा हो जाने पर कर्मणि द्वितीय से इसमें द्वितीय विभक्ति, कोई समस्या नहीं। लेकिन एक कंफ्यूजन आप लोगों को याद हो सकता है, क्रोशम अधीते, कौन सा कंफ्यूजन हो सकता है मित्रों, चूंकि हम लोग जब आगे इसी द्वितीय विभक्ति में जाएंगे तब ये मिलेगा काला धुनोर अत्यंत संयोगी सूत्र। तो यहाँ पर हम आप लोगों को इसको लिख करके इंगित कर देना चाहते हैं कि ताकि इसी को डिफरेंट कर लीजिएगा, है ना, क्रोशम अधीते,
यहाँ पर हम लोगों को यह सुनिश्चित ये कर लेना है कि जो क्रोशम अधीते दिया हुआ है, ठीक है, अर्थात करें कि कोष भर पढ़ता है, निरंतर कोष भर पढ़ता है वह, ठीक। तो यहाँ पर देखिए अगर क्रोशम में पूछ दिया जाए, इसलिए हम करें मित्रों, देखिए यहाँ पर भी क्रोशम है और यहाँ पर भी क्रोशम है, तो जो कंफ्यूजन वाला शब्द है, जो कंफ्यूजन वाला वर्ड है, यदि उसको एक जगह रख करके नहीं उसको तुलना करके पढ़ लेंगे ना, तब दिक्कत हो जाती है। कारक में सबसे बड़ी कंफ्यूजन इसीलिए हो जाती है। तो यहाँ देखिए क्रोशम, यहाँ क्रोशम। अब अंतर क्या है, यहाँ पर देखिए अधीते है, यहाँ पर आस्ते है ना। तो यहाँ पर क्रोशम में जो द्वितीय विभक्ति होगी वह काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे से होगी, ठीक, क्योंकि वह अत्यंत संयोग है। बाकी तो उसकी चर्चा हम लोग वहीं पर अब कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो द्वितीय विभक्ति हुई है काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे से हुई है, द्वितीय विभक्ति। और यहाँ पर द्वितीय विभक्ति किससे हो रही है मित्रों, कर्मणि द्वितीय से, ठीक। यह आप लोगों को डिफरेंट करके याद कर लेना पड़ेगा, नहीं तो इस तरीके से अगर डिफरेंट नहीं किए रहेंगे, कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति और यहाँ पर काला धनुर अत्यंत संयोगी से होता है, डायरेक्ट उपपद विभक्ति में आ जाता है। इसमें कोई कर्म वर्म नहीं होता है, इसमें कोई कर्म वर्म नहीं होता है, ठीक है। डायरेक्ट सीधे काला धनुर अत्यंत संयोगी से इसमें द्वितीय विभक्ति होती है। इसकी कर्म संज्ञा होती है, इसलिए कर्मणि द्वितीय से द्वितीय होती है ना। तो इन उदाहरणों को डिफरेंट करके याद कर लीजिएगा। अब ठीक है मित्रों, अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब आगे कल इससे आगे का जो सूत्र है अधि सिंह स्थासाम कर्म जो दिया हुआ उसका इसी तरह से क्रम से अध्ययन करते रहेंगे हम लोग। अब आगे आप लोगों को मित्रों यह कक्षा कैसी लगती है कमेंट्स भी कीजिएगा अवश्य, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से ही मेरे अंदर एनर्जी और उत्साह का संचार होता है। ठीक है मित्रों, अब कल मिलेंगे व्याकरण की कक्षा के साथ ठीक इसी समय 11 बजे। तब तक के लिए नमो नमः।